एक व्यापक विषय वस्तु के तहत हम लोग पढ़ रहे थे लैंगिक विभेद। इस टॉपिक को निरंतर रखेंगे। ठीक, तो शुरू किया जाए इस टॉपिक को। पिछले सेशन में मैंने आपको मोटा मोटी पहले बताने का प्रयास किया था कि लैंगिक विभेद किस तरीके से कार्य करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण है लैंगिक विभेद का, आप सभी सुनते हैं पितृतंत्र या पितृसत्ता। ये क्या है, आज इसे समझाने का प्रयास करूंगा। पितृसत्तात्मक समाज, ये पितृसत्ता कैसे काम करती है, इसका क्या मोटिव है, ये क्या चाहती है, ये महिलाओं को कैसे आज दबाकर इसने रख दिया है और आज भी हम इससे उबर नहीं पा रहे हैं। आज भी हम सबके दिमाग में, हम चाहे जितना भी नारीवादी बन जाएं, महिला विचारों के समर्थक बन जाएं, जितना हम एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पे पितृसत्ता हमारे मानसिक तौर पे घर कर चुकी है, जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हेडिंग डाल लीजिए पितृसत्ता या पितृतंत्र, पैट्रियार्की। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बताइए इसके बारे में कि इसका मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप पितृसत्ता से। बोलिए। इसमें पुरुषों का प्रधान, हाँ, कुछ पॉइंट आप दे रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज, यहाँ पे प्रधान शब्द से क्या मतलब है, क्या बनी रहे, संप्रभुता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी जो सुप्रीम पावर है समाज की, वो किसके पास निहित रहे, पुरुष के पास निहित रहे। तो ऐसे में पुरुष ने क्या क्या तरीके अपनाए कि संप्रभुता अपने आप में निहित कर ली उसने, और आज भी वो संप्रभुता देने में हिचकिचा रहा है महिलाओं को। ठीक है, और बताइए। हाँ हाँ, वो तो मैंने कल एविडेंस आपको बहुत सारे दिए थे कि कहाँ कहाँ पे हर जगह पे पुरुष ने, वो तो एविडेंस कल हमने देखे थे। तरीका क्या था, ये तो हमें इम्पैक्ट दिखता है ना, ये तो आज आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा चीज़ है निजी वर्सेस सार्वजनिक। सार्वजनिक कल मैंने आपको लिखवाया था, ये क्या है, सार्वजनिक। ये तो ठीक है। आप एक चीज़ बताइए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम व्यक्तिगत कह देते हैं, पर्सनल कह देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके परिवार का कोई मुद्दा हो, ठीक है, परिवार का मतलब क्या है, जो जैविक तौर पे एक दूसरे से जुड़े हों, भावात्मक तौर पे एक दूसरे से जुड़े हों, है ना। जैसे आपके माता पिता का कोई इशू है और आप आकर के मुझे बताएं, तो पहले हमें कहते हैं घर की बात है, इसको क्या करते हैं, घर पे ही रखो, इसको घर पे ही सुलझा लो। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे चीज़ें डेवलप हुई। यानी घर के अंदर हम जनतंत्र को विकसित नहीं करना चाहते, लोकतंत्र को विकसित नहीं करना चाहते। घर पे यदि किसी की चल रही है तो चलना देना चाहते हैं, राज्य भी यही प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक तौर पे यही चीज़ बाहर हो रही हो, घर से बाहर की बात हो, पड़ोस की बात हो, मोहल्ले की बात हो, समाज की बात हो, गाँव की बात हो, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि लोकतंत्रीकरण हो। समझ रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, लोकतंत्र समझ रहे हो। जैसे आपका 5 लोगों का परिवार है, तो 5 लोगों के परिवारों के अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, 5 लोगों के, है ना। क्या क्या मत हो सकते हैं, हर चीज़ में अलग अलग मत हो सकते हैं, आर्थिक खर्च को लेकर के अलग अलग मत हो सकते हैं, है ना, या फिर खान पान को लेकर के अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ आप ये बताइए कि अलग अलग मत होना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हम कह रहे हैं कि परिवार का मामला है, इसको किसी तरीके से अपने परिवार पे ही आप सब निपटा लीजिए। यानी कि हम निजी मामलों में लोकतंत्र या जनतंत्र को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जब यही बात बाहर आ जाती है, अब बच्चा सीखता कहाँ से, आप घर से सीखते हो। यदि आपके घर में
महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है तो क्या घर से बाहर महिलाओं का सम्मान करोगे? लेकिन बाहर क्या बोला जा रहा है? बाहर महिलाओं का सम्मान किया जाए, ये बोला जा रहा है। आपको रिजल्ट नहीं दिखने लग गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में हम चूंकि जनतंत्र कहां लाना चाहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र पे, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र पे हम चाहते हैं कि सभी के समान अधिकार हो, सभी को स्वतंत्रता हो, सभी के साथ सामाजिक न्याय हो, ये हम सार्वजनिक क्षेत्र पे चाह रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र पे आप सबसे ज़्यादा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उस क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं कि उस क्षेत्र में आप किसी भी तरीके से जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए। आमतौर पे अभी आप परिवार की बात मुझसे करने लग जाइए, मैं आपको कहूँगा जो चल रहा है चलने दिया जाए। आप बाहर की बात करने लग जाएंगे तो आपसे भी कोई आके कहेगा तो आप भी कहेंगे कि नहीं, जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए। आपके घर का मामला है, पर्सनल मामला है, मैं इसमें क्यों इंटर करूँ? लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट बाहर नहीं दिखाई देता? बलात्कार क्या है? जो लड़का या जो समुदाय, कई जगह गैंगरेप की घटनाएं सुनने देती हैं, आपको यौन शोषण की घटनाएं सुनने देती हैं, तो वो भी किसी परिवार का हिस्सा रहा होगा ना। तो उसके मन में मानसिकता कैसे आ गई? कैसे आ गई ये मानसिकता? क्या इसके लिए निजी पक्ष जिम्मेदार नहीं है कि नहीं है? भ्रूण हत्या क्या ये सार्वजनिक समस्या नहीं है? बलात्कार क्या सार्वजनिक समस्या नहीं है? लैंगिक विभेद क्या सार्वजनिक समस्या नहीं है? बहुत सारी सार्वजनिक समस्याएं हैं, सार्वजनिक समस्याओं की कमी नहीं है। तो ये जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, मल्टीपल सार्वजनिक समस्याएं, ये सभी सार्वजनिक समस्याएं निजी पक्ष के कारण ही विकसित होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में तो हम चाहते हैं कि चीज़ें जो का तो वैसे बनी रहे, लेकिन निजी क्षेत्र में हम नहीं चाहते कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलें। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको इस विषय वस्तु को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम निजी वर्सेस सार्वजनिक विभेद रखेंगे तो लैंगिक विभेद का सबसे बड़ा कारण ये भी है। लैंगिक विभेद इस कारण भी पनपता है क्योंकि आप सीखते हैं यहीं से, ठीक है। तो हम इसको भी एक बार, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको भी अभी देखेंगे सारी चीज़ों को। पहले बात कर रहे हैं पितृतंत्र को, इसको समझिए। पुरुष या फिर कहें पितृसत्ता का मतलब है पिता का शासन। आमतौर पे कहने का तो मतलब यही है ना, ठीक है। यदि आप देखें इसका शाब्दिक अर्थ होता है पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पिता का शासन, पिता का शासन। लेकिन इसे व्यापक रूप में यदि आप देखेंगे तो व्यापक रूप में पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पर जो समाज पुरुष की प्रधानता रखता हो, है ना। तो लिखते जाइए, तो कुछ बातों को लिखते जाइए। लिखिए, पितृतंत्र या पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है, पितृतंत्र या पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन। पिता का शासन व्यापक स्तर पर पितृसत्ता का अर्थ है, व्यापक स्तर पर पितृसत्ता का अर्थ है परिवार या समाज में पुरुष की प्रधानता, परिवार या समाज में पुरुष की प्रधानता, पुरुष का प्रभुत्व व सर्वोच्चता की अभिव्यक्ति, सर्वोच्चता की अभिव्यक्ति एवं संस्थापीकरण, यानी एक संस्था के तौर पे, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे पुरुष ही सर्वोपरि रहे। संस्थापीकरण, संस्थापीकरण, पुरुष की प्रधानता, पुरुष का प्रभुत्व व सर्वोच्चता की अभिव्यक्ति एवं संस्थापीकरण। इस शक्ति का लाभ पुरुष वर्ग, इस शक्ति का लाभ पुरुष वर्ग सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं, इस शक्ति का लाभ पुरुष वर्ग सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं और निर्णयों पर कब्जा करके, संस्थाओं और निर्णयों पर कब्जा करके और नारी वर्ग को इस शक्ति से वंचित करके उठाता है। ऐसे थोड़ा ना आप संप्रभु बन जाएंगे, सुप्रीम बन जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
आपके ही घर में, आपके ही परिवार में, आपके ही समाज में जब एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है, प्रभुत्व जमाने लगता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करने लग जाता है, प्रभुत्व की अवधारणा के साथ जुड़ जाता है। जैसे आप देखते हैं जो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था भी पे तो प्रभुत्व पे ही आधारित है और किस चीज पे आधारित है, समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करना चाहता है। वो चाहता है कि ये वर्ग का कभी उत्थान ही ना हो, इसीलिए तो वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो गई है ना। चाहे उसके अंदर स्किल्स हो, सब कुछ हो, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे ही एक वर्ग यानी पुरुष वर्ग ने महिला वर्ग के ऊपर क्या स्थापित किया, वर्चस्व, संप्रभुता की भावना। तो महिला वर्ग के शोषण की भावना, उस पर वर्चस्व की भावना, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व की भावना। ठीक है, तो लिखिए इसमें पूरी बातें लिखिए, कहां पे हैं, हाँ। और निर्णयों पर कब्जा करके नारी वर्ग को इस शक्ति से वंचित करके उठाता है, से वंचित करके उठाता है। इस प्रकार यहाँ पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की, इस प्रकार यहाँ पितृसत्ता को सामाजिक संरचनाओं और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है, जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है। स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था विवाह तथा परिवार द्वारा सुदृढ़ की जाती है, विवाह तथा परिवार द्वारा सुदृढ़ की जाती है। तो कुछ वैवाहिक ऐसे मान्यताओं को विकसित किया गया है जिससे महिला हमेशा अपने आप को कैसा महसूस करे, अधीन महसूस करे। कुछ ऐसे पारिवारिक नियमों को बनाया गया है जिससे महिला हमेशा अपने अधीन महसूस करे। तो महिला को पूरी तरीके से आश्रित बनाने का जो कार्य है वो पुरुष समाज ने किया है। अब कई तरीके हैं, किस तरीके से, जैसे उसके कार्यों का आर्थिक मूल्य नहीं देना। एक कोट था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मैं आपको एक बार थोड़ा सा उस कोट को पढ़ना चाहूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, एक स्टूडेंट ने आज जो है, कल मैंने इस वीडियो को पब्लिक किया था तो इस पर एक कमेंट आया है और बहुत अच्छा लगा। उस कमेंट को पढ़ के मैं आपको कमेंट पढ़ाता हूँ। ये रोजा लम्बर्ग कोई पर्सन है, रोजा लम्बर्ग करके है, या तो ये थिंकर हो सकते हैं। इस थिंकर का एक कमेंट है, जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगेगी उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी क्या होगी, पकड़ी जाएगी। समझ रहे हो, हम लोगों ने महिलाओं के कार्यों की वैल्यू को क्या कर रखा है, नेग्लेक्टेड कर रखा है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ के दिखाते हैं। अभी आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इसको भी अपने घर पे यदि माता जी आगे, पिताजी का फ़ोन है, उनके रिस्पेक्ट को दबा देते हो इसके आगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यदि आपकी बहन पढ़ रही है, उसके काम को आप उतनी वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो पुरुष समाज ने ये पूरा एक षड्यंत्रात्मक था, उसको आर्थिक तौर पे हमने नीचा कर दिया, उसके कार्यों की कोई वैल्यू ही नहीं दी। ठीक, पहले काम तो हमने ये किया। दूसरा काम, हमने नारी की श्रम शक्ति पर नियंत्रण किया, नारी की सेक्सुअलिटी, उसकी यौनता पर नियंत्रण किया, है ना। तो इन सब चीज़ों से नारी क्या हो गई, इससे नारी का जो उसका आत्मसम्मान था उसको उसने कंप्रोमाइज़ किया, और उस कंप्रोमाइज़ के साथ साथ वो धीरे 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 उस चीज़ों को एक्सेप्ट करती चली गई, और उसके मन में एक हीन भावना कहें या उस हीन भावना को उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो लिखिए इसमें आगे दो थिंकर हैं, दोनों थिंकरों की बातें लिखेंगे। पहले हैं केट मिलेट, लिखिए केट मिलेट के अनुसार इन्होंने एक बुक लिखी है। केट मिलेट ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक, ये लिखिए, केट मिलेट ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स
केट मिलेट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में पितृसत्ता को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था माना है जो पुरुष आधिपत्य या पुरुष प्रधानता और नारी की अधीनता और शोषण को महत्व देती है। तो पितृसत्ता को इन्होंने क्या बोला? एक राजनीति है, एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि इस पॉलिटिक्स में किया क्या गया? एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया गया, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित किया गया। तो ये राजनीति है। राजनीति का मतलब भी यही है कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग पे शोषण करने लग जाए, उस पर अधिकार जताने लग जाए, उसको हीन बोलने लग जाए, उसे कमजोर बोलने लग जाए, तो ये तो पॉलिटिक्स है, यही तो राजनीति है। और क्या है? राज कर रहे हैं हम लोग, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के ऊपर राज है, राजनीति है ना। आगे लिखिए नेक्स्ट। शोषण को महत्व देता है। पुरुष ने अपने आधिपत्य का प्रयोग दो रूपों में किया है। नंबर 1 सामाजिक सत्ता, नंबर 2 आर्थिक सत्ता, नंबर 2 आर्थिक सत्ता। आर्थिक सत्ता। यहां पितृसत्तात्मक व्यवस्था में इस बात पर जोर है कि स्त्री के ऊपर पुरुष का आधिपत्य कोई व्यक्तिगत घटनाक्रम नहीं है। स्त्री के ऊपर पुरुष का आधिपत्य कोई व्यक्तिगत घटनाक्रम नहीं है, बल्कि वह तो एक संरचना का भाग है। समझ रहे हैं बात को? यानी एक बनाएगी कि एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। इस ढांचा में पुरुष ऊपर है, महिला नीचे ही है और नीचे ही रहेगी। ये समझाने का प्रयास किया गया है सामाजिक संरचना में और आर्थिक सत्ता पे कि एक संरचना है, कि श्रम विभाजन बना दिया गया। महिला घर के अंदर का काम करे, पुरुष घर के बाहर का काम। एक संरचना है, इस संरचना को चलने दीजिए। उल्टा नहीं कर सकते इस संरचना को कि पुरुष घर के अंदर का काम करे और महिला घर के बाहर का काम करे। समाज में महिलाओं का जो एक स्थान बना दिया गया, जो नियम बना दिए गए, जो कानून, एक संरचना है। समाज को चलाने के लिए एक हमने ढांचा बनाया, एक सिस्टम बनाया, इस सिस्टम का हिस्सा है। समझ रहे हैं बात को? ये हमारी जो है मानसिकता है, इसी मानसिकता को लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए आगे। अगला लिखिए गेर्डा लर्नर के अनुसार। एक दूसरे थिंकर हैं गेर्डा लर्नर के अनुसार परिवार में नारियों तथा बच्चों पर पुरुष आधिपत्य की स्वीकृति अभिव्यक्ति तथा उनका संस्थाकरण समाज में आमतौर पर नारियों पर पुरुष आधिपत्य या स्वामित्व का विस्तारीकरण ही पितृतंत्र है। इसमें पुरुष को नारी से उत्कृष्ट माना जाता है।
पुरुष को नारी से उत्कृष्ट माना जाता है और उन्हें ही महत्वपूर्ण संस्थाओं में सत्ता संचालन सौंपा जाता है। दूसरी ओर यहाँ यह कहा जाता है कि नारी पुरुष की संपत्ति है और उसे पुरुष के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। पुरुष के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में परिवार में नारी पर दोहरा नियंत्रण रखा जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में परिवार में नारी पे दोहरा नियंत्रण रखा जाता है। नंबर 1, नारी की यौनता सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण, नारी की यौनता पर नियंत्रण और नारी की श्रम शक्ति पर नियंत्रण, नारी की श्रम शक्ति पर नियंत्रण। इससे नारी उत्पादक संसाधनों की पहुंच एवं स्वामित्व से वंचित रह जाती है। उत्पादक संसाधनों की पहुंच एवं स्वामित्व से वंचित रह जाती है। परिणाम स्वरूप वह पुरुष पर संपूर्ण रूप से निर्भर हो जाती है। इससे नारी उत्पादक संसाधनों की पहुंच एवं स्वामित्व से, आपको एक चीज़ बताऊं, शायद प्राचीन काल से ही भारत में एक प्रथा थी, ये पितृसत्ता ने ही विकसित की कि महिला अपने पुरुष को स्वामी के तौर पे देखे, स्वामी समझते हैं, मालिक के तौर पे देखे। और आज भी आप देखते हैं ये चीज़ हमारे यहाँ पे प्रथा है। दक्षिण भारत में, मैं एक बार आंध्र प्रदेश में था और लगभग 1 महीने रहा वहाँ पे। हैदराबाद की जुड़वा सिटी है सिकंदराबाद में मैं 1 महीने 2012 या 13 की बात है शायद। तो वहाँ पे मैं देखता था कि महिलाएं अपने पति को स्वामी कहकर ही बुलाती हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पे तो AG करके चलता है। वहाँ पे पति को यदि बुलाना है, पुकारना है तो स्वामी कह के ही बुलाते। बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन अच्छा इसलिए लगता था हमें क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बैठा था, पितृसत्ता। वास्तव में देखा जाए तो देखिए कैसे षड्यंत्र रचा गया। आज जब मैं इस चीज़ को समझ पाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि ये क्या था, क्यों स्वामी यदि सामने वाला स्वामी है तो जो उसे स्वामी बुला रहा वो कौन है, उसको किस रूप में देखें। ये पितृसत्ता ने इस तरह, आज भी दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे पति को मर्यादित शब्दों से ही बुलाया जाता है। महिलाएं वहां पे ऐसा नहीं है। मैंने साउथ इंडिया की मुझे सबसे अच्छी खासियत यही लगी कि महिलाओं का एक प्रॉपर योगदान है हर चीज़ पे, वो आपको हर जगह दिखेंगी। एक हॉस्पिटल में गया था दक्षिण भारत में, नेत्र हॉस्पिटल है आपका, ये पड़ता है चेन्नई में। जब जैसे आप लोगों को आंखों की बहुत दिक्कत हो तो एक अस्पताल है, बहुत अच्छा अस्पताल है, शंकर नेत्रालय के नाम से है। ये पड़ता है आपका चेन्नई में। चेन्नई जाएंगे आप तो चेन्नई में शंकर नेत्रालय है, यदि कोई भी आपका सगा संबंधी जा सकते हैं वहाँ। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वहाँ पे कोई भी स्टाफ पुरुष नहीं है, पूरा का पूरा स्टाफ महिला ही है। ऐसे भारत में बहुत सारे संस्थान हैं जिसको ऑपरेट पूरा महिलाएं ही कर रही हैं। डॉक्टर भी महिला, नर्स भी महिला, वहाँ पे जो ऑपरेट करने वाले वो भी महिला, पुरुष समुदाय ही नहीं दिखेगा आपको। तो दक्षिण भारत में एक ये वुमन एम्पावरमेंट के बहुत सारे नमूने देखने को मिलते हैं।
समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पितृसत्ता है ने महिलाओं को हर चीज़ में आश्रित बना के फिर उसको स्वामी का कॉन्सेप्ट, अभी भी आपने आज तक यदि आपने देखा हो अपने घर पे ही कि यदि पिता के पैरों को दबाने का काम माँ ही कर रही होगी, कभी आपने पिता को नहीं देखा होगा। ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठाया गया, ये हुआ नहीं। जबकि होना क्या चाहिए, जब देखो एक दूसरे सहयोग, परिवार का मतलब है सहयोगात्मक भूमिका, ना कि परिवार का मतलब है कि हम एक दूसरे के आश्रित हैं, गुलाम हैं, दास हैं। पैसा मांगना है तो पिता से ही पैसा मांगना है, माँ से पैसा आप लोग मांगते हैं लेकिन माँ भी पिता से मांग के ही आपको देती है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे उल्टा होता जा रहा है, शहरों में मालकिन शब्द यूज किया जा रहा है, मालिक शब्द यूज किया जा रहा है, महिलाएं भी उस चीज़ में धीरे धीरे आती जा रही है ना, कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आगे लिखिए, कहाँ पे हैं हम लोग? हाँ, परिणाम स्वरूप पुरुष पर संपूर्ण रूप से निर्भर हो जाती हैं या आश्रित हो जाती हैं, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब एक आपका एक कह सकते हैं कि इसी में एक थॉट प्रोसेस है, पर्सनल इज पॉलिटिक्स, ठीक है। इसको लिखिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, व्यक्तिगत ही राजनीति है, व्यक्तिगत ही राजनीति है। ये एक नारीवाद, अभी हम पढ़ेंगे, नारीवाद के तीनों फेजेस को देखेंगे, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और उग्रवादी नारीवाद। तो जो उग्रवादी नारीवाद है उसका एक बड़ा फेमस नारा है कि व्यक्तिगत ही राजनीति है। ये क्या है, पहले एक बार इसको समझते हैं। लिखिए इसमें, उग्रवादी नारीवाद का एक बहुचर्चित नारा है, उग्रवादी नारीवाद का एक बहुचर्चित नारा है, व्यक्तिगत ही राजनीति है। अब इसको समझिए, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ, वैसे मैं इसको बता चुका हूँ आपको कि जब एक समूह दूसरे समूह पर शासन करने लग जाता है तो यहाँ पे शासन शब्द कैसा हो गया आपका, पॉलिटिकल हो गया कि नहीं हो गया? ये शब्द क्या हो गया, ये पॉलिटिकल है कि नहीं है? जब एक समूह दूसरे समूह पर शासन करेगा तो राजनीति वहाँ पर आ जाती है कि नहीं आ जाती है? पॉलिटिक्स आ जाती है कि नहीं आ जाती है? समानता की बात है कि तुम्हें जितने राइट्स हैं उतने राइट्स मुझे भी हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जैसे यहाँ पर आधिपत्य का भाव आएगा वैसे ही राजनीति यहाँ पे चालू हो जाती है। तो आपके घर में भी राजनीति है, पॉलिटिक्स है। कैसी पॉलिटिक्स है, कैसी राजनीति है? एक ऐसी राजनीति है जिसमें अपने अधिकारों के संरक्षण में एक व्यक्ति दूसरों के अधिकारों को दबा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने राइट्स को पावरफुल बनाने के लिए। यह आप अपने घर पे देख पाएंगे। यह आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को लगता है कि मेरे पिता बड़े अच्छे हैं, मेरी माँ बड़ी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पर शोषण की विचारधारा है, यह आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आप एक ही नज़रिए से देख रहे हैं, दूसरा नज़रिया आपने कभी खोला ही नहीं और आपने कभी विरोध नहीं किया। आपके सामने ऐसे कई वाक़ये हुए जिसमें आपने विरोध नहीं किया। कारण क्योंकि उस पितृसत्ता के आप भी सिस्टम में आपने उसको संरचना का हिस्सा मान रखा है कि यही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर से दुनिया चलती है। ठीक है, तो लिखिए इस बात को। हाँ देखो, राजीव मल्होत्रा एक आपको कह रहे हैं, एक सर गाना बनाया गया है, मेरा पति देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति देवता। सही है, ये पूरा फिल्मों में आप देख लेंगे, पति की ही प्रशंसा आपको मिलेगी। ठीक है, हाँ ये भी एक बात है, जितने त्योहार बनाए गए उसमें महिला को व्रत उपवास, पति की बड़ी लंबी उम्र की कामना के साथ, पुत्र की बड़ी, पुत्री के लिए कोई पना है बताइए? माँ पुत्री के लिए कोई त्योहार रह रही हो, उपवास रह रही हो, व्रत रह रही हो, पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत बनाए गए हैं। ठीक है, और महिलाओं के लिए एक बनाया गया है। देखिए जब आप लोग अभी शादी नहीं हुई ना, आप लोगों के लिए कोई व्रत रख रहा होगा, एक व्रत आता है तीज का व्रत, तीजा का व्रत, ये रक्षाबंधन के आसपास आता है। तीजा का व्रत लड़कियां रखती हैं, क्यों? पति मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा उनको। 24 घंटे 25 घंटे पानी नहीं पीती हैं, और मिलता कौन है? पागल, एक से बड़े एक पागल जो है इधर जो है पड़े, सब पति देवता है। समझ रहे हैं? तो ये सब पितृसत्ता, देखिए यही एक बड़ा षड्यंत्र आप देख रहे हैं कि, और बेटी के लिए माँ कोई व्रत रखती है? कोई ऐसा व्रत आप बताइए मुझे इसमें बेटी के लिए रखा गया हो। पुत्र के लिए मैं आपको 65 व्रत बता दूंगा। साते संतान करके एक व्रत होता है, गणेश चतुर्थी का एक व्रत होता है, पति के लिए तो व्रत ही व्रत बनाए गए हैं, करवा चौथ महापर्व होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? कोई पुरुष रखता हो एक भी व्रत बता दीजिए, कोई एक सिंगल पुरुष। और तमिलनाडु का नाम ले रहे हैं, तमिलनाडु से फोन आ रहा है, हाँ बताएं। नवदुर्गा में किसके लिए रखते हैं?
जैसे मैंने किया ये तो नहीं पता किसने। नौ दुर्गा एक शक्ति का व्रत है। देखो 9 दिनों का व्रत वो एक रखा गया है, शक्ति का व्रत। वो शक्ति किसकी? आपकी खुद की, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपने सिस्टम को आराम देने के लिए आप 9 दिनों का एक व्रत रखते हैं, उपासना रखते हैं। उन 9 दिनों में आप चाहते हैं कि आपके शरीर को एक, और व्रत देखो क्या है, व्रत एक तरीके का कह सकते हैं कमिटमेंट है और कुछ नहीं है। आप यदि उसको आसान भाषा में देखें तो व्रत एक कमिटमेंट है। आपने कमिटमेंट किया कि मैं 9 दिन खाना नहीं खाऊंगा। आप किसी भी तरीके का कमिटमेंट कर लीजिए। हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, एक बहुत बड़े साधु हुए, उन साधु का नाम अभी भी है, उनका नाम है मौनी बाबा करके बोलते हैं। एक जगह सिमौनी, कभी आप सर्च करिएगा, बहुत बड़ा मेला लगता है 16, 17, 18 दिसंबर हर साल। 3 दिन विशाल भंडारा होता है, बहुत बड़े लोग आते हैं उसमें, ठीक है। महाराज का नाम है स्वामी अवधूत महाराज जी, यही दिल्ली में ही रहते हैं और हर साल जाते हैं। अब उन्होंने व्रत क्या लिया, उनकी तपस्या का, जैसे हम लोग सुनते हैं कि उनकी तप साधना क्या थी। वो गर्मियों के दिन वो बालू होती थी, बालू में लेटे रहते थे, और सर्दियों के दिन एक नदी वहाँ से बहती है, स्थानीय नदी है, उस नदी में बीचों बीच खड़े रहते थे। बस इतनी साधना थी उनकी, लगातार वो साधना करते रहे और साधना फल गई। तो आप भी धूप में, जब बिल्कुल जटिल धूप हो तो बालू में लेटे रहें, और सर्दियों के दिन, तो ये क्या है? कमिटमेंट है, एक प्रतिबद्धता है। आप लोग कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट फॉलो करने के बाद एक सफलता मिलती है, एक सक्सेस मिलती है आपको। एक आपका कहते हैं कि बहुत सारे लोग जागृत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोई तंत्र मंत्र तांत्रिक जितने भी होते हैं वो कुछ ना कुछ जगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया। अब आप ही कमिटमेंट, आपको कुछ नहीं करना है, कमिटमेंट कर दीजिए, 24 घंटे में किताब कंप्लीट करनी है, कमिटमेंट करिए, जैसे ही करेंगे सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर वो कमिटमेंट पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो व्रत क्या है? एक कमिटमेंट है। लोग निर्जला भी रहते हैं कि मैं 9 दिन पानी नहीं पीऊंगा। लोग तो ऐसे पागल होते हैं कि अपने ऊपर ही पूरा जवार वगैरह जो है पूरा लेट जाते हैं, जवार वगैरह सारा कुछ करके कि माँ शक्ति बचाए। 9 दिन लोग पूरा शरीर में पूरा ज्वार हो जाता है। कुछ भी हो, हमारे पूरे प्राचीन काल में जाइए तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे कि आपने देखा हृदय परिवर्तन, बहुत सारे हृदय परिवर्तन आपने देखे हमारे इतिहास में। अंगुलीमाल डाकू था, हृदय परिवर्तन हमने उसका देखा। बुद्धा गए उसके सामने और बुद्धा के सामने उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। रत्नाकर को हमने देखा, वाल्मीकि बन गया। एक चोर डकैत साधु कुछ संतों से मिला, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसे बहुत सारे हृदय परिवर्तन आपको दिखाई देंगे जो देखा जाए तो ऐसा कुकर्म कर रहे थे और लगातार कर रहे थे, लेकिन समय में जैसे ही उनके सामने सद्लोक मिले वैसे हमारे अवधूत महाराज जी भी हैं। इनका भी हृदय कहते हैं, ये भी डकैत थे और इनका हृदय परिवर्तन हो गया। कल मैं एक मूवी देख रहा था, कौन सी मूवी थी? कागज, अभी रिलीज़ हुई है और पंकज मिश्रा की मूवी है। उसमें कॉन्सेप्ट है कि कागज़ के टुकड़े का क्या महत्व है। पूरा जीवन हो जाता है उसके कागज़ के टुकड़े में, उसके भाइयों के द्वारा उसे मृतक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके भाई जो है कागज़ के टुकड़े में, चूंकि संपत्ति हड़पनी थी तो चाचा दादा के लड़के क्या करते हैं, उसको जाते हैं लेखपाल से मृतक घोषित कर देते हैं। अब वो मृतक घोषित हो गया, फाइनली उसे बैंक में लोन लेने जाता है अपने बिजनेस को एम्पावर करने के लिए। तो जब जाता है तो बैंक के लोग कहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। तो जब पहुंचता है डॉक्यूमेंट लेने लेखपाल के पास, तो लेखपाल कहता है तुम तो मर गए हो। तो उसे आश्चर्य होता है कि मैं मर गया। जब चाचा दादाओं के पास जाता है वो भी कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें मरा घोषित कर दिया, कुछ नहीं। तो संपत्ति से बेदखल हो गया, जिंदा जीते ही वो मुर्दा बन गया। फाइनली फिर इसके बाद वो पूरी लड़ाई लड़ता है। पहले सारे खत लिखता है, पहले लेखपाल को लिखता है, फिर प्रधान को लिखता है, फिर चेयरमैन को लिखता है, फिर विधायक को लिखता है, फिर मुख्यमंत्री को लिखता है, फिर प्रधानमंत्री को लिखता है। सबसे रिप्लाई भी आता है, यही रिप्लाई आता है कि लेखपाल उचित कार्रवाई करेंगे, ठीक है। लेखपाल भ्रष्टाचारी था। अब उसने देखो, उसमें एक ही चीज़ मुझे समझ में आई कि सिस्टम बहुत आसान सी बात थी, एक डॉक्यूमेंट बन जाता जिसमें उसको जीवित घोषित कर दिया जाता, इतनी सी ही बात थी। लेकिन सिस्टम ने, चूंकि सरकार ने क्या कर रखा है, उसे मृत घोषित कर रखा है, तो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमने ये गलत किया है, इसलिए उसका वो डॉक्यूमेंट कभी पास ही नहीं होता। इसके बाद वो अपने नाम के आगे मृतक जोड़ लेता है। वो स्थानीय सांसद उसे बोलते हैं कि तुम अपने नाम के आगे मृतक जोड़ लो, तो अपने नाम के आगे मृतक जोड़ता है। फिर इतनी बड़ी संख्या में मृतकों की भीड़ आ जाती है, फिर सब लोग अपने नाम के आगे, बहुत सारे, क्योंकि वो अकेला पीस नहीं था, उसके जैसे बहुत लोग थे जिन्हें कागजों में मार दिया गया। और एक कागज के टुकड़े के लिए वो विधानसभा के अंदर भी जाता है,
वहाँ भी बोलता है कि मुझे जस्टिस दीजिए, न्याय दीजिए, वहाँ भी उसके साथ पॉलिटिक्स होती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। फिर मृतकों की यात्रा भी निकालता है, वहाँ भी मारा पीटा जाता है। फिर फाइनली लास्ट में कंक्लूजन दिखाया गया कि राज्यपाल का एक अध्यादेश पारित होता है, फिर अध्यादेश के थ्रू उसको मृतक शब्द उसका हटाया जाता है, जब बहुत हंगामा कर चुका होता है। वो लगातार हंगामे ही करता रहता है कि किसी तरीके से मेरी FIR दर्ज हो। FIR दर्ज होने का मतलब समझ रहे हैं, सरकारी कागज़ में नाम आ जाएगा, और सरकारी कागज़ में नाम आ जाएगा तो मैं अपने आप को दिखा पाऊंगा कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन उसका किसी भी कारण से सरकारी का मतलब उसका दुर्भाग्य होता है कि उसकी कोई FIR लिखता ही नहीं है, उसके लिए जद्दोजहद करता रहता है, कई बार मारता है, पीटता है, अपने भतीजे को किडनैप कर लाता है सिर्फ इसलिए कि शायद इसके कारण FIR ही नहीं लिखते। बताया गया है कि ऐसी रियल स्टोरी क्या ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस कंडीशन से गुजरते हैं। तो है बहुत कुछ उसमें सीखने को। और लास्ट में सही बात है, हमारा जीवन कागजों का टुकड़ा है। अभी आप हो, ठीक है, आपकी सारी डिग्रियां खो जाएं 1 मिनट में। कल फिर मैं सोचने लगा इस बात को, प्रॉपर्टी के कागज़ को देख लीजिए, आपकी डिग्रियां जितनी हैं सब खत्म हो जाएं और आप किसी से कहें कि मैं BA हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मास्टर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, UPSC भी आपको एक कागज़ का टुकड़ा ही देगा प्रमाणित करके कि लो तुम सेलेक्टेड हो चयनित हो। तो कागज़ का महत्व है, सब कुछ कागज़ ही है, कागज़ का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। तो ये सोचने की बात है, जिस फिल्मकार ने सोचा होगा और उसने जो कॉन्सेप्ट दिया होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो आगे सब्जेक्ट पे चलते हैं। कहाँ पहुँच गए? अच्छा, नारीवाद पे हैं अभी आप। वकील था वही दिया था। हाँ, वकील भी बढ़िया था, वो भी बताता है कि कैसे जुडिशियल सिस्टम करप्ट है। हाँ, मैं बताना, उसमें एक सीन बताना चाहता था आपको, हृदय परिवर्तन। उसमें एक रहता था भीषम करके, एक डकैत रहता है ना। तो भीषम की 23 साल की ज़िंदगी बीत जाती है। पहले तो डकैत रहता है, उसके पास एक दुनाली रहती है, लेकिन वो आत्मसमर्पण कर देता है अपना सरकार के सामने, और भीषम पितामह की तरह एक भीषम प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपने जीवन में कभी अब बंदूक को छुटाऊंगा नहीं। तो बंदूक तो रखता है वो अपने साथ, क्योंकि वो उसका गौरव रहता है, लेकिन उसे छुटाने की प्रतिज्ञा ले रखा होता है। अब उसके भाई भी उसे, क्योंकि वो डकैत था, बागी हो गया था, तो उसके भाई भी कागजात में उसे मरा घोषित करके भीषम की ज़मीन जायदाद सब हड़प लेते हैं। लेकिन भीषम वापस लौटता है और प्रतिज्ञा लेके लौटता नहीं, उसे तो 1 मिनट लगता, भाइयों के सबको एक एक करके भूंज देता, मार देता, लेकिन वो कहता है कि मैंने प्रतिज्ञा ले ली। वो भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखाया गया, हृदय परिवर्तन। कई बार होता है जब आप अपनी लाइफ में यू टर्न लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप बहुत बड़े, ऐसे हो सकता है कि आपने बड़े बड़े क्राइम, हीनियस क्राइम कर रखे हों, लेकिन जब आप अपने लाइफ में यू टर्न लेते हैं, 90 डिग्री का कोण आपका जब होता है, 180 डिग्री आप जो है अपने आप घूमते हैं, तो फिर आप बहुत अलग हो जाते हैं, आपकी प्रवृत्तियाँ बदल जाती हैं, सच्चित्तियाँ बदल जाती हैं, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कुछ नहीं थे, पढ़े लिखे, यहाँ तक कि ड्रॉप आउट थे, आज जो है बड़े बड़े कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं। क्या हुआ? उन्होंने अपने लाइफ में एक डिसीजन लिया, यू टर्न ले लिया, है ना। जब भी आप अपनी लाइफ में यू टर्न लोगे कभी, या तो ये है कि लाइफ है चलती रहो सीधे सीधे, या तो सीधा यू टर्न ले लो। सीधा यू टर्न लोगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, तो रत्नाकर ने यू टर्न लिया और वो आज रामायण के रचयिता बन गए। अंगुलीमाल का भी नाम भी आता है, बुद्धा के साथ जुड़ गया। ऐसे बहुत सारे यू टर्न लेने वाले लोग थे। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। नेक्स्ट कहाँ पे हम? हाँ, व्यक्तिगत ही राजनीति है, ये चीज़ हम पढ़ रहे थे। तो लिखिए, उग्र नारीवाद का एक बहुचर्चित नारा है व्यक्तिगत ही राजनीति। अब इसको समझते हैं। लिखिए, जब एक समूह दूसरे समूह पर शासन करता है, जब एक समूह दूसरे समूह पर शासन करता है, तब वह संबंध राजनीतिक हो जाता है। तब वह संबंध राजनीतिक हो जाता है। तब वह संबंध राजनीतिक हो जाता है। और जब यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती रहती है तो वह विचारधारा में परिणित हो जाती है। जब यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती रहती है तो वह विचारधारा में परिणित हो जाती है। जब यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती रहती है तो वह विचारधारा में परिणित हो जाती है। वस्तुतः यह नारा की व्यक्तिगत ही राजनीति है। वस्तुतः यह नारा की व्यक्तिगत ही राजनीति है। निजी और सार्वजनिक के द्विविभाजन को दिखाता है।
वस्तुतः यह नारा कि व्यक्तिगत ही राजनीति है निजी एवं सार्वजनिक के द्विविभाजन को दिखाता है। व्यक्तिगत क्या है आपका? निजी मामला है। राजनीति कैसा मामला है? सार्वजनिक मामला है। निजी एवं सार्वजनिक के द्विविभाजन को दिखाता है। जो कि राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार में किया जाता रहा है, जो कि राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार में किया जाता रहा है। घरेलू उत्पीड़न, घरेलू हिंसा इत्यादि को, घरेलू उत्पीड़न, घरेलू हिंसा इत्यादि को व्यक्ति का निजी मामला, घरेलू उत्पीड़न, घरेलू हिंसा इत्यादि को व्यक्ति का निजी मामला या पारिवारिक मामला बताकर, घरेलू उत्पीड़न, घरेलू हिंसा इत्यादि को व्यक्ति का निजी मामला या पारिवारिक मामला बताकर राज्य को उसमें हस्तक्षेप से दूर किया जाता है। राज्य को उसमें हस्तक्षेप से दूर किया जाता है। अब वैसे राज्य प्रवेश कर चुका है, घरेलू हिंसा अपराध है ना, लेकिन ये विचारधारा कैसे काम करती रही, अभी भी कर रही है कई जगह पे। अभी भी आप देखते हैं कई मामलों में राज्य, अभी आप घर का मामला लेके जाएंगे तो पुलिस वाले FIR ही नहीं लिखते, बोलते यार घर का मामला पहले सुलटा लो इसे, है ना। तो राज्य प्रयास करता है कि घर के मामले घर तक ही सीमित रहें, घर की चौखट में ही सॉल्व हो जाएं। अभी आप डाइवोर्स लेने जाएंगे पत्नी से या पति से, तो फिर उसी स्थिति में भी यही होगा। पहले कोशिश ये की जाती है कि बैठ के मामला सुलटा लिया जाए, सुलट जाता है, फिर क्यों चौखट तक जाए राज्य के। ठीक है, आगे। ऐसी स्थिति में परिवार में जनतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती है, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम राज्य परिवार के अंदर नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जनतंत्र की स्थापना परिवार में नहीं हो पाती है। बाहर या सार्वजनिक स्तर पर लिखिए, बाहर या सार्वजनिक स्तर पर जनतंत्र को उचित एवं आवश्यक माना जाता है। जनतंत्र को उचित एवं आवश्यक माना जाता है। परिवार के स्तर पर उससे ही अनुचित एवं गैर आवश्यक रूप में स्थापित कर दिया जाता है। परिवार के स्तर पर उसे ही अनुचित एवं गैर आवश्यक रूप से स्थापित कर दिया जाता है। इससे स्त्रियों के शोषण को बढ़ावा मिलता है। इससे स्त्रियों के शोषण को बढ़ावा मिलता है। स्त्रियों के शोषण को बढ़ावा मिलता है। उग्र नारीवाद के अनुसार, उग्र नारीवाद के अनुसार, उग्र नारीवाद के अनुसार नारी के विरुद्ध घरेलू हिंसा, बलात्कार, नारी के विरुद्ध घरेलू हिंसा, बलात्कार, शिशु दुर्व्यवहार जैसे व्यक्तिगत विषय, शिशु दुर्व्यवहार जैसे व्यक्तिगत विषय सार्वजनिक क्षेत्र में अब आ गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में अब आ गए हैं। इन मुद्दों पर राजनीतिक दबाव का अर्थ, इन मुद्दों पर राजनीतिक दबाव का अर्थ या नारीवादी दबाव का अर्थ यह मानता है कि परिवार के भीतर निजी क्षेत्र में, परिवार के भीतर निजी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार की हिंसा विद्यमान है।
महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार की हिंसा विद्यमान है। इस हिंसा के विरुद्ध वैसी ही कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इस हिंसा के विरुद्ध वैसी ही कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इस हिंसा के विरुद्ध वैसी ही कार्रवाई की जानी आवश्यक है जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा के साथ होता है। जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा के साथ होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे आप देखते हैं ना, किसी को भी आप थप्पड़ लगा दीजिए रोड में, लगा के देखिए, किसी के साथ कोई भी घटना करेंगे उसका तुरंत एक्शन है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। लेकिन घर में ये चीज़ें हो रही हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको ज़्यादा प्रभाव में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, महिलाओं के प्रति बाहर आप गाली गलौज भी कर देंगे, उतने में ही आपके पास घर पे हो रहा है, चल रहा है। और ये कब तक चलता रहता है, जब पानी सर के ऊपर उठता है तब जाके हम एक्शन लेते हैं, तब जाके हम एक्शन लेने की स्थिति में होते हैं। नहीं तो एक दो बार में तो चलो कोई नहीं, होता रहता है, घर का मामला, राजकाज है, ऐसा ही होता है, घर परिवार में ऐसा चलता रहता है, ऐसी मान्यता हमने बना ली। घर की शांति भंग हो जाएगी, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है पब्लिकली, लोग आके वही काम, क्योंकि घर में वो चीज़ सीख रहे हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हैं, पब्लिकली। सही बात भी है, बात बात मेरी पुलिस FIR होने लग जाए, हाँ ऐसे नहीं चल पाएगा परिवार। ये आपका पितृसत्ता बोल रही है, बाकी के मामले पेंडिंग चले, लेकिन इस मामले में पितृसत्ता की बोलना है, पितृसत्ता है। नहीं तो करना कुछ नहीं है भाई, महिला का रेस्पेक्ट हो घर पे, कौन आपके FIR करने जाएगा, कोई नहीं करने जा रहा है। गाली गलौज कर दें, FIR हो, घर का मामला है, उसको आपने वैसे दबा दिया, आप चाहते हैं ये मामला ना उछले। घर की मान सम्मान मर्यादा दुनिया भर के आप वो ढकोसले बताते हैं। यदि घर में किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसको कब तक सहा जाता है, जब तक स्थिति बहुत असामान्य ना हो जाए तब तक सहा जाता है। पारिवारिक विघटन होने से पहले बहुत सारी लंबी घटनाक्रम हो चुके होते हैं, तब जाके विघटन होता है। आप खुद ही देखिए, कलह, पारिवारिक कलह एक दिन की चीज़ नहीं है, पहले होती है फिर दबाते हैं उसे। ठीक है, घर के सब आ जाते हैं, बड़े बुजुर्ग है, नहीं बेटा नहीं बेटा, फिर होती है ये चीज़। बाहर देखिए ना, बाहर तुरंत एक्शन होता है, बाहर कोई आपका सर फोड़ दे, पूरा घर निकल के आ जाएगा, सब निकल के चलो पुलिस था, एक ही बार, ये नहीं कि भाई कोई नहीं माफ, गलती पड़ गई। किया कभी किसी का ऐसा? नहीं किया ना। कोई आपकी बाहर से आके आपके घर में डकैती डाल ले, लेकिन घर का आदमी चोरी कर ले तो, घर में चोरी हो जाए तो दबा देते, कोई नहीं, इसको बाहर नहीं उछालते हैं। इससे क्या हो, अपराध की प्रवृत्ति जन्म रही है आपके अंदर। इस चीज के लिए भी एक्शन होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप बाहर भी उतने बड़े एक्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए उग्र नारीवादी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, घर में यदि कुछ भी गलत हो रहा है उसका तुरंत एक्शन हो, तभी जाके भय का वातावरण इस मामले में भी विकसित होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए आगे, नेक्स्ट कहाँ पे हैं हम लोग? इन मुद्दों पर राजनीतिक दबाव का अर्थ है, इन मुद्दों पर राजनीतिक दबाव का अर्थ या इन मुद्दों पर राजनीतिक दबाव का अर्थ या नारीवादी दबाव का अर्थ यह मानता है कि, या नारीवादी दबाव का अर्थ यह मानता है कि परिवार के भीतर, लिख लिया, परिवार के भीतर निजी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार की हिंसा विद्यमान है। लिख लिया, ये पूरा हो गया था सेंटेंस। अरे लिखिए आगे, नेक्स्ट, इस हिंसा के विरुद्ध, ये भी हो गया, कहाँ तक हो गया फिर? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आगे लिखिए, उग्र नारीवादियों के अनुसार, उग्र नारीवादियों के अनुसार, उग्र नारीवादियों के अनुसार हमें सार्वजनिक जीवन में अपनाए जाने वाले मूल्यों को निजी जीवन में भी अपनाना होगा।
उग्र नारीवादियों के अनुसार हमें सार्वजनिक जीवन में अपनाए जाने वाले मूल्यों को निजी जीवन में भी अपनाना होगा। ठीक है। जिन आधारों पर हम देश एवं समाज एवं जनतंत्र चाहते हैं, जिन आधारों पर हम देश या समाज एवं जनतंत्र चाहते हैं, उन्हीं आधारों पर हमें परिवार में भी जनतंत्र कायम करना होगा। उन्हीं आधारों पर हमें, अब जैसे देखिए, आपको शायद पता ना हो, आपके घर में कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। कैसे नियम बनाए गए हैं? घर में सुबह उठने का नियम, सोने का नियम, है ना, घर में आने का नियम, खाना खाने के समय का नियम, ये बनाए गए हैं। किसने बनाया है नियम? पिता यदि लेट आए, माता जी यदि लेट आए, एक नियम बनाया गया कि माता जी को घर ही में रहना है, इतने टाइम के बाद बाहर ही नहीं निकलना है। ये नियम किसने बनाया? इसका उल्लंघन यदि कोई और करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका उल्लंघन दूसरा करता है तो फर्क पड़ता है। ये बस इतनी में ही प्रॉब्लम है। या तो उल्लंघन, सबके लिए नियम बराबर रहे, कोई दिक्कत नहीं, समानता का अधिकार, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? समानों में समानता, यानी कि जो पुरुष वर्ग है उसके लिए नियम ब्रेकेबल है, वो ब्रेक कर सकता है, लेकिन महिला वर्ग के लिए वही नियम ब्रेकेबल नहीं है, उन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। बस यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे समस्या है बस। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। कहाँ पे है? जिन आधारों पे हम देश या समाज में जनतंत्र चाहते हैं, उन्हीं आधारों पर हमें परिवार में भी जनतंत्र कायम करना होगा। लिख लिया ये। ठीक, नेक्स्ट आगे हेडिंग डालिए, नारीवादी विचारधारा के विकास क्रम के 3 मुख्य सिद्धांत। नारीवादी विचार, देखो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा टॉपिक आप लोगों को मैं कंप्लीट कराए दे रहा हूँ एथिक्स के माध्यम से। नारीवादी विचारधारा के विकास के क्रम में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। निशांत कुमार कह रहे हैं, एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर ऐसा तंत्र पुरुषों के द्वारा ही बनाया गया होगा, नारी द्वारा भी ऐसा कोई तंत्र बनाया जा सकता था? नारी भी ऐसा कोई, ये तंत्र नारी ही बना देती, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नारी ऐसा तंत्र विकसित करती कि पुरुष उसके जाल में फंस जाता? इसका कारण जैविक है, बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल क्या है? एक तो 9 महीने प्रेगनेंसी के दौरान महिला घर के बाहर नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकती है, आजकल तो आप देखेंगे बहुत सारे जो समाज के मजदूर वर्ग या कमज़ोर वर्ग हैं, उन वर्गों की महिलाएं घर के बाहर जाती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी वो बाकायदा बोझा भी उठाती हैं, बहुत सारी महिलाएं आप देखेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात, पुरुष संतति की स्थिति, इस स्थिति ने महिला को भावात्मक बनाया। वो एक जो इमोशनल पक्ष महिला का होता है वो पुरुष से ज़्यादा होता है, और महिला कभी भी विभेदकारी नहीं होती है, अपने संतानों में कभी भेदभाव नहीं करती है। वो इसी तरीके से भेदभाव ना पुरुष के साथ कर सकती है, बट पुरुष के इस पक्ष ने उसको पुरुष ने ये समझ लिया, अहम हो गया, उसको वहम हो गया, क्योंकि कुछ समय के लिए महिला उसके ऊपर आश्रित हो गई कुछ कार्यों के लिए, समझ रहे हैं, जबकि पुरुष को आश्रित होना चाहिए। पुरुष इसलिए आश्रित होना चाहिए कि वो कार्य तो पुरुष कर ही नहीं सकता, लेकिन ये वहम, और इस वहम ने उस विचारधारा को विकसित करते हुए चले गए। तो कई जैविकी या प्राकृतिक ऐसे कारण थे। मैंने कल आपको क्या बताया था, जस्टिफिकेशन किस आधार पे करते हैं हम? जस्टिफिकेशन इसी आधार पे कहते हैं कि प्रकृति ने ही इसे ऐसा बनाया, तो इसलिए हमने सामाजिक संरचना भी ऐसे बना दी, समझ रहे हैं। तो महिला ये तंत्र बना ही नहीं सकती, महिला कभी भी विभेदकारी तंत्र नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसका भावात्मक पक्ष और दूसरा उसकी जो जैविकी और प्राकृतिक आधार है वो कभी ऐसा तंत्र विकसित नहीं कर सकती और न करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए, कहाँ पे हैं अगला? हाँ लिखिए, 3 विचारधाराएं, तीनों लिख लीजिए। पहला लिखिए उदारवादी नारीवाद, पहला है उदारवादी नारीवाद, दूसरा है समाजवादी नारीवाद और तीसरा है उग्र नारीवाद।
ठीक है। देखो तीनों में एक अंतर है, बेसिक्स अंतर तो मैं जब डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे तब समझेंगे। तीनों का मत जो है वो एक ही है, तीनों यही चाहते हैं कि महिला के अधिकारों की रक्षा की जाए, महिला को भी समाज में ला करके बराबरी का अधिकार दो। ये नहीं कहते कि हमें पुरुष वर्ग से ऊपर चाहिए, कुछ नहीं कहते, बराबरी, ठीक है, इक्वालिटी आनी चाहिए, बस मुद्दा इस बात का है। लेकिन तीनों के कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे कि उग्रवादी नारीवाद कहता है कि जो लिंग विभेदीकरण है, जो जेंडराइजेशन है, जो बचपन से हमारे साथ विकसित होता है, इसके कारण ही एक ऐसा समाजीकरण विकसित होता जा रहा है जिसमें नारी कमज़ोर होती जा रही है और महिला अपने आप को, पुरुष अपने आप को प्रधान समझ रहा है। इनका कहना ये है। वहीं समाजवादी नारीवाद वर्गीय संरचना या पूंजीपति वर्ग को ही इसका जिम्मेदार देता है। जैसे मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद कभी भी कोई भी उसका दर्शन होगा, उसका दर्शन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर वर्गीय संघर्ष है, दो वर्गों के बीच संघर्ष है। यहाँ पे दो वर्ग कौन है, एक महिला और दूसरा पुरुष, ठीक है। एक वर्ग चूंकि उसका आर्थिक तौर पे उसका क्या है, अर्थ पे कब्जा है, आर्थिक सशक्तिकरण एक वर्ग का हो गया और आर्थिक सशक्तिकरण के कारण वो वर्ग पूंजीपति वर्ग बन गया। और वो पूंजीपति वर्ग का चूंकि चरित्र ही शोषणकारी है, इसलिए वो इन विचारों से अपने आप को दूर करके दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो मार्क्स वही बात कहते हैं, हमेशा वो दो वर्गों की बात करते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे किसान हो, चाहे पूंजीपति हो, है ना। इसी तरीके से राज्य को भी इसके खिलाफ ला के खड़ा कर देते हैं कि राज्य भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी विचारधारा में हमेशा वर्गीय संरचना को प्रश्रय देते हैं। और उग्रवादी जो है, उग्रवादी नारीवाद, वो कहते हैं कि पितृसत्तात्मकता ये सबसे बड़ा कारण है, या लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा कारण है पितृतंत्र। यही है जो हमें पूरी तरीके से समाज में नारी अधिकारों की अवहेलना करता है। तो ये तीनों लिख लीजिए, फिर बाद में डिटेल में लिखेंगे। लिखिए, उदारवादी नारीवाद जहाँ लैंगिक विभेदीकरण को समाजीकरण की उपज मानता है, वहीं समाजवादी नारीवाद इसे वर्गीय संरचना, पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम मानता है। उग्र नारीवाद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को उग्र नारीवाद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को लैंगिक असमानता के मुख्य कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः जहां उदारवादी नारीवाद सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार, उदारवादी नारीवाद सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार एवं पुरुषों को प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को महिलाओं तक विस्तारित कर लैंगिक समानता की स्थापना की बात करता है। वहीं समाजवादी नारीवाद एवं उग्र नारीवाद संरचनात्मक एवं ढांचागत परिवर्तन पर बल देता है। समाजवादी नारीवाद पूंजीवादी ढांचे में बदलाव की बात करता है। समाजवादी नारीवाद पूंजीवाद ठीक है, कहाँ पर है? समाजवादी नारीवाद
पूंजीवादी ढांचे में बदलाव की बात करता है, वहीं उग्र नारीवाद पितृसत्तात्मक ढांचे के उन्मूलन की बात करता है। एक तो कह रहे हैं इन्हें जड़ से खत्म करो, समाजवादी कह रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था खत्म कर दोगे नारी की स्थिति सही हो जाएगी, उग्रवादी कह रहे हैं पितृसत्ता खत्म कर दो, पुरुष प्रधानता खत्म कर दो, सही कर देगी। लेकिन उदारवादी क्या कह रहे हैं कि जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन है, इन्हें हक की, इनको राजनीतिक राइट दे दो, इन्हें पॉलिटिकल राइट दे दो, ये सब दे दो तो ये हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे, जैसे जैसे राइट देते जाएंगे। हमारे यहाँ पे भारत में देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी उदारवादी नारीवाद की बात करता है। अब पितृसत्ता पुरुष को ही उखाड़ के फेंक दो, पॉसिबल नहीं है ना, पूंजीवाद को ही उखाड़ के फेंक दो, हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म ही खत्म हो जाए, सब जगह प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, पॉसिबल नहीं है, व्यवहार में नहीं है ऐसा। पुरुष सत्ता को समाप्त करने की बात कर रहा है उग्रवादी नारीवाद कि पुरुष सत्ता ही खत्म हो जाए, ठीक है, सारे राइट महिला पे ही दे दिए जाएं, तो इतनी आसानी से इसमें क्या होगा, इसमें एक हिंसक क्रांति होगी और क्या होगा। इतने पॉसिबल थोड़ा ना है कि आप अपने घर के सारे राइट सारे अधिकार अपने घर पे महिलाओं को दे देंगे, दे देंगे, बहुत मुश्किल है। अरे आप नहीं कर पाएंगे, जिस दिन आपका विवाह होगा और आप अपनी पत्नी से पैसे मांगेंगे, नहीं हो पाएगा। आप चाहेंगे कि आप उसे दें, क्यों, पितृसत्ता, इतनी आसानी से नहीं आप उसे अपने राइट अपने हक अपनी पूरी तिजोरी की चाबी सब पकड़ा देंगे। देंगे भी तो बहुत सारे चीज़ों को अपने हाथ में रखेंगे, अपने कमांड पे रखेंगे, ठीक है। आप उसके मोबाइल का लॉक खोल के एक बार देख लेंगे उसकी चैट्स, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि मेरे मोबाइल का लॉक खोल के वो देख ले, अपने मोबाइल का तिजोरी बिल्कुल बंद ही रहेगा, है ना। ठीक है, आगे नेक्स्ट पितृसत्तात्मक ढांचे के उन्मूलन की बात करता है, ठीक है। पहली हेडिंग डाल लीजिए उदारवादी नारीवाद, ठीक है, तो ये अब आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। हेडिंग पर डाल लीजिए इसको, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उग्रवादी कल तीनों कंप्लीट होके कल फिर हमारा टॉपिक चालू होगा महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, इसी में ही चीज़ों को ले लेंगे, ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक और उठाऊंगा, बाकी टॉपिक आपको मैं घर के लिए दूंगा, ठीक है। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बट टॉपिक आप सामाजिक समस्याओं को उठाइए और नैतिक पैमाने पर उसे देखिए। किताबों में भी कुछ मिले होंगे आपको, टॉपिक मिले कि नहीं मिले, बहुत सारे टॉपिक की आपको यहाँ से भी मिलेंगे, तो इनसे भी आपको चीज़ों को उठाना है। इसके बाद हम सीधा जो है अगले टॉपिक में, हमारा अगला टॉपिक है निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, इसमें चले जाएंगे, इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, उस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक ही ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा जोर लग रहा है, काफ़ी बड़ा है। देखो मैं नहीं चाहता कि मैं उथले तौर पे आपको पढ़ाऊँ, समय लग जाएगा तो